हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। यस, बहुत बढ़िया। तो मैं यूट्यूब पर लाइव आ चुका हूं। निश्चिंत फॉरएवर, निशु भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून राहुल शर्मा, मोहम्मद सादिक गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहाँ पर गुड आफ्टरनून जयदीप, आर्यन, खुशी, अस्मी, परिहर, राधिका, जैन, खुशी, चाटक पर गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Good afternoon to each and every one of you. This is just amazing. That's great. Great, great, great. सब्सक्रिप्शन लेके भी वाईटी में देख रहा हूं। क्यों भाई? सब्सक्रिप्शन लिया है तो ऐप पे आ जाना भाई। गेमिंग विद अभी, हेमनीश, हिमानीश चड्ढा गुड आफ्टरनून, फ्यूचर सीए सौरभ हेलो हेलो, स्नेहल, निष्ठेन भैया, अंजलि शर्मा गुड आफ्टरनून, नैन्सी गौतम गुड आफ्टरनून, अंजलि सिंह गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, इशू सॉल्व हो गया है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है यार जयदीप। आई एम सो ग्लैड आपका इशू सॉल्व हो गया है। निष्ठेन फॉरएवर, खुशी, लाल चंदानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां पर आने का। मैं फटाफट से पानी पी लेता हूं, ठीक है? चलो, सो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर अभी मुझे देख रहे हैं इस समय, तो ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा प्लीज, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे इधर लगाना पड़ेगा। यस, डन, ऑलराइट। सो गुड आफ्टरनून। मंडे तक हो जाएगा, अभी जस्ट टीम से बात हुआ, जयदीप कह रहा है। चलो अच्छी बात है। खुशी, ओके। नोट्स अनलॉक नहीं हुए हैं करनाल। हाँ, तो वही मेरे ख्याल से जयदीप ने कहा ना कि टीम से बात हुई है। देखो यार, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए ना आप टीम से बात कर सकते हो। आपको नंबर यहीं पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है। मतलब डिस्क्रिप्शन में भी नहीं, इसी वीडियो के यहाँ पर फुटर में दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर आप तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी भी हुई है मयंक, आपकी भी बात हुई है। चलो बहुत बढ़िया, तो नोट्स आपके अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है निशांत कुमार और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम द को फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स। आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। मेरी डीटी और आईडीटी दोनों की बुक्स फॉर नवंबर 23 आ चुकी हैं। उनको आप लोग ऑर्डर कर सकते हो मेरी वेबसाइट से www.kumarnishant.com से। वो नवंबर 23 के लिए हैं। दोस बुक्स आर नॉट फॉर May 24 एंड नवंबर 24। सो May 24 और नवंबर 24 वाले स्टूडेंट्स प्लीज उस बुक को परचेज ना करें। नवंबर 23 के लिए फास्ट ट्रैक जीएसटी पेंडिंग है, आई नो दैट। मैं उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? ऑलराइट। I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been a former educator of Unacademy. This is my Instagram handle, CA Nishant Kumar. यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस से रिलेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ. So you can follow me on Instagram. These are the subjects that I teach. I teach mathematics to CA foundation and taxation to CA intermediate students. कल हम लोगों ने GST से रिलेटेड बातें करनी शुरू कर दी थी। कल हम लोगों ने जीएसटी से रिलेटेड बातें करनी शुरू कर दी थी और मैंने आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताई थी। आई होप आप लोगों ने कल रिवाइज कर लिया होगा। हरीश कह रहा है इट्स माय फर्स्ट डे सर। हरीश देन प्लीज पहला वाला लेक्चर देख लो, ऐसे आप बीच में देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका आज पहला दिन है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइनिंग द क्लास। लेकिन अगर किसी ने कल वाली जीएसटी की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आज वाली क्लास मत देखिए। आज वाली क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी। कल हम लोगों ने सस्पेंस में छोड़ा था, तो उसी सस्पेंस को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज, मैं कल वाली क्लास की सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सामान बेचने पर टैक्स सदियों से चला आ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? कैसे कि अगर सपोज ए ने बी को सामान बेचा, ए ने सपोज बी को सामान बेचा और उस सामान की वैल्यू है सपोज 100 रुपीज का, 100 रुपीज की, तो इसमें सेल्स टैक्स लगता था। सेल्स टैक्स लगता था सपोज 10% का, वैसे 12.5% लगता था, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूं। तो सपोज सेल्स टैक्स लगा 10 रुपए का, तो 110 रुपए में सामान ए जो है वो बी को बेचता था, ठीक है? लेकिन ये जो 10 रुपया था, ये ए के लिए रेवेन्यू नहीं होता था। ये 10 रुपया ए जाकर सरकार के खाते में जमा करवा देता था, ठीक है? ये 10 रुपया ए जो है वो सरकार के खाते में जाकर जमा करवा देता था। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड यस्टरडे,
ठीक है। फिर 1994 में सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगने लग गया और उसको सर्विस टैक्स का नाम दिया गया। ठीक है, 1994 में सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगने लग गया और उसको सर्विस टैक्स का नाम दिया गया। उसके बाद यहां पर प्रॉब्लम बहुत सारी ये आ जाती थी कि यहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी और दो मेजर जो प्रॉब्लम्स आई थी, एक तो ये प्रॉब्लम थी, एक तो प्रॉब्लम ये थी डबल टैक्सेशन की, और दूसरी प्रॉब्लम थी टैक्स ऑन टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट की। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2005 में, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2005 में वैट का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसने इन प्रॉब्लम्स को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया, जिसने इन प्रॉब्लम्स को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया। ठीक है, इंटर स्टेट लेवल पर यह प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो पाई थी? क्योंकि जो भी सामान बेचता था, जैसे ए ने, ए सपोज यूपी में है और बी सपोज महाराष्ट्र में है, तो ए अगर सामान बेचेगा तो ये 10 रुपया यूपी गवर्नमेंट को जाकर जमा करेगा, लेकिन बी जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में टैक्स जमा करने जाएगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तुम्हें हम किस बात का इनपुट टैक्स क्रेडिट दें, ए ने तो हमें पैसा दिया ही नहीं है। ठीक है, वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर किस तरह से सॉल्व किया था? वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर इस तरह से सॉल्व किया था कि जब ए ने 150 रुपीज में अपने रॉ मटेरियल खरीदा, 40 रुपीज की इसने लेबर कॉस्ट लगाई, 20 रुपीज का इसने ओवरहेड्स लगाया और 35 रुपीज का इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, 245 रुपीज में ए ने बी को सामान बेचा, लेकिन इसमें 12.5% के रेट से 30.63 रुपीज का जीएस वो सेल्स टैक्स भी चार्ज किया था या वैट चार्ज किया था। तो 275.63 रुपीज में इसने बी को सामान बेचा था। बी को 30.63 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, तो इसलिए बी के लिए कॉस्ट 245 रुपीज हो गई थी। बी ने 40 रुपीज की वैल्यू एडिशन किया, 285 रुपीज में बी ने सेल किया और इस पे 35.63 रुपीज का सेल्स टैक्स बी ने अपने कस्टमर से चार्ज किया। अब जब बी इस 35.63 रुपीज को सरकार को जमा करने जाएगा तो सरकार कहेगी कि तुम्हारे बिहाफ पर ऑलरेडी 30.63 रुपीज हमारे पास है, तो अभी तुम्हें सिर्फ 5 रुपए और देने की जरूरत है। इस तरह से इस तरह से वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व कर दिया था। राइट, कि जो भी आप सामान बेचते समय आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, उस पे जो भी आपने सामान खरीदा है, सामान खरीदते समय जो आपने टैक्स पे किया है, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसमें मैंने बताया था कि जो भी आपके इनपुट्स हैं उन पर जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके इनपुट्स हैं उस पर जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इस बारे में हम लोगों ने बात की थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में यहां पर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, ये वाली बात यहां तक एकदम क्लियर हो गई है। फिर हमने बात की थी कि इंटर स्टेट लेवल पर ये वाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई थी। क्यों नहीं सॉल्व हो पाई थी? क्योंकि ए अगर यूपी में है और बी अगर एमपी में है, तो ए ये 30.63 रुपीज ले जाकर यूपी गवर्नमेंट को देगा और बी जब ये 5 रुपीज ले जाकर एमपी गवर्नमेंट के पास लेकर जाएगा तो एमपी गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तुम तो हमें 35.63 रुपीज दो। और अगर ये कहेगी कि हमें तुम 35.63 रुपीज दो, तो फिर बी कहेगा कि अरे मेरा 30.63 तो ऑलरेडी आपके पास है। तो एमपी गवर्नमेंट वाले कहेंगे कि नहीं, वो तो ए ने यूपी गवर्नमेंट को दिए थे, तुम तो हमें पूरा पैसा दो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर बी को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बी अपनी जो परचेज प्राइस है ये 245 थोड़ी लेगा, फिर तो ये 275 लेगा। यस, फिर तो ये 275 रुपीज लेगा, 275.60 रुपीज लेगा। यहां तक की बात आप सब लोगों को रिकॉल हो रही है? थैंक यू सो मच शिखा पटेल जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहां तक की बात सबको रिकॉल हो रही है? कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, कि इंट्रा स्टेट लेवल पर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंटर स्टेट लेवल पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई। थैंक यू अदिति, मयंक, राधिका, राम, रंजीत, आर्यन, खुशी, दिव्या, अदिति, मयंक, नंदिनी, जयदीप, वेरी गुड। ठीक, अब इंटर स्टेट लेवल पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? ठीक है, उसके लिए आया जीएसटी। अब जीएसटी में दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो जीएसटी मैंने आपको बताया था कि अब गुड्स के बेचने पर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है और सर्विसेज के बेचने पर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात जरा बहुत ध्यान से। इंडिया में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है ना, इंडिया में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि हर ट्रांजैक्शन पर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट कमाएगी और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट कमाएगी। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन पर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट कमाएगी और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट कमाएगी। क्लियर बात है? और जीएसटी को बनाया गया, कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि दो सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं, एक होता है ओरिजिन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ओरिजिन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है कि मैंने जहां से सामान बेचा, जहां से सामान ओरिजिनेट हुआ, उस वाली स्टेट की गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा।
और डेस्टिनेशन बेस्ड ऐसा होता है कि जिस स्टेट में अल्टीमेट कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ठीक है, जो जीएसटी है ना, जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब होता है कि जिस स्टेट में अल्टीमेट माल का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, जिस स्टेट में अल्टीमेटली गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है या सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट की सरकार को पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, अब कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन का मतलब है फाइनल कंज्यूमर कौन है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब सिंपल है, फाइनल कंज्यूमर कौन है। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एक एकदम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज मैं बैठा हूं यहां पर अभी इस समय मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैं इस समय बैठा हूं, सपोज मध्य प्रदेश में मैं यहां पर बैठा हूं। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हुआ हूं, मैंने यहां पर कोई सामान मैन्युफैक्चर किया और मैंने उसको बेचा। वो सामान बेचा मैंने उत्तर प्रदेश में, वो सामान मैंने बेचा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से वो सामान गया कहां? उत्तर प्रदेश से वो सामान गया जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तर प्रदेश से वो सामान गया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से फिर पता नहीं क्यों अल्टीमेटली महाराष्ट्र में वो भेज दिया गया। अल्टीमेटली वो सामान महाराष्ट्र में भेज दिया गया। ठीक है, तो अब हर स्टेज पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, हर सेल पर टैक्स किया जाएगा। जब एमपी वाला बंदा यूपी वाले को बेचेगा तो भी टैक्स कलेक्ट करेगा, यूपी वाला बंदा जेएनके वाले को बेचेगा तब भी टैक्स कलेक्ट करेगा, जेएनके वाला बंदा महाराष्ट्र वाले को बेचेगा तो भी टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, टैक्स का कलेक्शन तो हर स्टेज पर होगा, लेकिन वो टैक्स अल्टीमेटली जाएगा कौन सी स्टेट को? एमपी को जाएगा, यूपी को जाएगा, जेएनके को जाएगा या महाराष्ट्र को जाएगा। अल्टीमेटली वो टैक्स कौन सी स्टेट को जाएगा? कलेक्शन तो हर स्टेज पर होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो टैक्स कौन सी स्टेट को जाएगा? एमपी को, यूपी को, जेएनके को या महाराष्ट्र को? जल्दी बताओ, अल्टीमेटली कहां जाएगा? अल्टीमेटली जाएगा महाराष्ट्र। वेरी नाइस, अल्टीमेटली जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज कहां पर हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। तो अल्टीमेट कंजम्पशन जिस स्टेट में होगा उस स्टेट को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ना कई सारे लोगों को लग सकता है कि नहीं सर, ओरिजिनल वो जो ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करना चाहिए, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करना चाहिए, ऐसा क्यों है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जहां पर आपके इमोशंस जुड़े होंगे ना, आपके मन में वही आएगा। जहां पर आपके इमोशंस जुड़े होंगे आपके मन में एक्चुअली वही आएगा। ठीक है, मैं बोलूं कि सामान में इंडिया से अमेरिका भेज रहा हूं, मैं बोलूं सामान में इंडिया से अमेरिका बेच रहा हूं, उस पर टैक्स है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कहां पर टैक्स मिलना चाहिए, कौन से देश को टैक्स मिलना चाहिए? इंडिया को मिलना चाहिए या अमेरिका को मिलना चाहिए? यूनानिमस आंसर आएगा इंडिया। यूनानिमस आएगा, आंसर आएगा इंडिया। अपना इमोशन भी जुड़ा हुआ है और आप क्या हो गए, हाँ सर हम तो पहले ही कह रहे थे ओरिजिन बेस्ड है ना। यूनानिमस आंसर आएगा इंडिया, इंडिया ओरिजिन बेस्ड इंडिया। ठीक है, अब मैं बोलूं कि अगर सामान यूएस वाला इंडिया को बेच रहा है, तो यूएस वाला इंडिया को बेच रहा है और इस पर टैक्स लग रहा है, अब मैं पूछूं ये वाला टैक्स कहां मिलना चाहिए, किस कौन से देश को मिलना चाहिए? अभी भी यूनानिमस आएगा इंडिया। ठीक है, अपना इमोशन तो इंडिया से जुड़ा हुआ है ना। तो हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, मतलब आपके और मेरे मन के हिसाब से क्या हो रहा है, हम सामान बेचे तब भी टैक्स हमें मिले, हम सामान खरीदें तब भी टैक्स हमें मिले। तो ऐसे थोड़ी होता है दोस्त। ठीक है, अभी भी ऐसे ही देखो यहां पर बोल रहा है, अथर्व कह रहा है स्टिल इंडिया, संस्कृति कह रही है स्टिल इंडिया, है ना। तो ऐसे थोड़ी होता है कि हम अगर मतलब हमारे मूड के हिसाब से हम अगर सामान बेच रहे हैं तो फिर ओरिजिन बेस्ड फॉलो करो, अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉलो करो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऑन मतलब यूजुअली वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का ही सिस्टम अब फॉलो होता है। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स होता है। ठीक है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, इंडिया में गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि यहां पर एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, ठीक है, और बाकी हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। जैसे यूपी की जो गवर्नमेंट है उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? उसके चीफ मिनिस्टर है योगी जी, सिंपल।
एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, और वो हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर देता है। ठीक बात है। अब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि हर ट्रांजैक्शन पर जो भी टैक्स कलेक्शन होगा उसका आधा हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा हिस्सा उस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जिस स्टेट में अल्टीमेट कंजम्पशन हो रहा है। एकदम क्लियर बात है। ठीक है, आधा हिस्सा जितना भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसका आधा हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, मोदी जी के पास जाएगा, और आधा हिस्सा उस स्टेट के पास जाएगा जिस स्टेट में अल्टीमेट कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सपोज जीएसटी का रेट है 18%, सपोज जीएसटी का रेट है 18%। अब अगर ए जो है वो बी को सामान बेच रहा है और 100 रुपए की वैल्यू का सामान बेच रहा है, दोनों के दोनों यूपी में, दोनों के दोनों यूपी में है, 100 रुपए की वैल्यू का सामान बेच रहा है, तो अब यहां पर ये सीजीएसटी भी लगाएगा और ये एसजीएसटी भी लगाएगा। ये दोनों अलग अलग टैक्सेस नहीं है, टैक्स एक ही है। टोटल 18% का ही टैक्स लगेगा, टोटल 18% का ही टैक्स लगेगा। तो 9% लग जाएगा सीजीएसटी और 9% लग जाएगा क्या, एसजीएसटी। ठीक है, तो 9 रुपए तो टोटल कितना हो गया, टोटल 18 रुपए हो गए। तो ये सामान बिका 118 रुपए का, ये सामान बिका 118 रुपए का। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये 9 रुपया चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये 9 रुपया चला जाएगा यूपी गवर्नमेंट के पास। एकदम क्लियर बात हो रही है, एकदम क्लियर बात हो रही है। अगर दो लोग यूपी के यूपी में हैं, अगर दो लोग यूपी के यूपी में हैं तो किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम अप्लाई हो रहा है ये बात समझ में आ रही है। 100 रुपए की वैल्यू का सामान बेचा, ठीक है, उस पर 9% का सीजीएसटी लगाया, 9% का एसजीएसटी लगाया। क्यों, क्योंकि टोटल रेट कितना है, 18% का रेट है, टोटल रेट 18% का है। इसमें यह मत समझना अरे सर डबल लग गया, ये तो गड़बड़ बात हो गई, एक ही चीज पर दो दो टैक्स लग रहे हैं, नहीं, आधा कर दिया ना रेट। ठीक है, 18% लग जाता, देखो रेट तो 18% है, तो 18% चल रहा है। वैसे अलग अलग रेट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है, 18% का रेट मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो रेट अगर 18% है तो आप 18% ही लगाओगे। अब यहां पर आपने 9-9 करके लगा दिया तो डबल टैक्सेशन थोड़ी हुई, सेम वैल्यू पर 18% का रेट लग रहा है, उसका नाम अलग अलग कर रहे हैं कि ले 9% मोदी जी आपका, 9% योगी जी आपका। ठीक है, इस तरह से यहां पर हो रहा है। अच्छा, अगर मान लो इंटर स्टेट होता है, अगर मान लो इंटर स्टेट होता है तो फिर यहां पर आईजीएसटी लगाया जाता है। मतलब अगर मान लो ये यूपी का बंदा एमपी में बेच रहा है, अगर मान लो ये यूपी का बंदा एमपी में बेच रहा है, 100 रुपए की वैल्यू अगर बेच रहा है, तो यहां पर हम करेंगे आईजीएसटी और वो 18% का लगाएंगे और ये आ जाएगा 18 और फिर 118 रुपए में सामान बेचा जाएगा। ठीक है, अब ये 18 रुपए का क्या होगा, वही तो अभी हम लोगों को यहां पर देखना है, वही तो कल से सस्पेंस बना हुआ है, वही हम लोगों को यहां पर देखना है। बट आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। जीएसटी में तीन चीजें हो गई, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, देख रहे हो आप, अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा। अब कैसे सरकारों के बीच में पैसे का ट्रांसफर होगा, कैसे जीएसटी ने इस चीज को इंटर स्टेट ट्रांसफर पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को बरकरार रखा, वो हम लोग अभी यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, वही तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अभी कल तक तो हम यही बात कर रहे थे ना कि देखो वैट ने इंट्रा स्टेट लेवल पर तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है, इंटर स्टेट लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाया वैट, तो उसके लिए जीएसटी आ गया। अब जीएसटी कैसे आया, तो वो बात यहां पर है। ठीक है, जीएसटी तीन तरह के टैक्सेस लगेंगे। पहली बात तो जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन, कौन सा डेस्टिनेशन, वो वाला डेस्टिनेशन जहां पर अल्टीमेट कंजम्पशन हो रहा है, रास्ते वाले डेस्टिनेशंस नहीं। ठीक है, ऐसे तो मैं किसी भी स्टेट में अगर माल बेचूंगा तो वो डेस्टिनेशन हो गया, लेकिन वो आगे अल्टीमेटली किसको माल बेचेगा, फाइनल डेस्टिनेशन तो वो हुआ ना। तो जीएसटी इज बेसिकली द फाइनल डेस्टिनेशन कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो गया। क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है तो इसलिए दो अलग अलग प्रकार के जीएसटीज होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर सामान बेच रहे हो तो आप आधे रेट से सीजीएसटी चार्ज करोगे, आधे रेट से एसजीएसटी चार्ज करोगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इतनी बात, यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात क्लियर हो गई, फटाफट से बता दो मेरे को।
यहां तक की बात क्लियर हो गई। इंट्रा स्टेट पर सीजीएसटी एसजीएसटी और इंटर स्टेट पर आईजीएसटी, और यहां पर कोई रेट का पंगा नहीं है, ठीक है। यहां पर 18% है, तो 18% को यहां पर दो पार्ट्स में स्प्लिट किया और यहां पर वही पूरा का पूरा 18% आ गया। क्लियर हो गई यहां तक की बात। जयदीप, खुशी, दिया, राम, मयंक, मुस्कान, खुशी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, इधर भी चेल्सी, रेशमा, स्नेहल, श्रेया, बहुत बढ़िया। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीएसटी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट एन इंटरस्टेट लेवल, ठीक है, सुनना बात को। बिफोर अंडरस्टैंडिंग और बिफोर गेटिंग इनटू हाउ जीएसटी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट एन इंटरस्टेट लेवल, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ जीएसटी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट एन इंट्रास्टेट लेवल। क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया ना, अब तो जीएसटी आ गया, तो पहले देखते हैं कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंट्रास्टेट लेवल पर किस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी तक जो कुछ भी मैंने बोला मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, मैंने आपको बता दिया। अंडर जीएसटी, whenever there is an interstate supply of goods or services, the supplier charges IGST। IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, whenever there is an intra-state supply of goods or services, the supplier charges CGST as well as SGST। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज वेल एज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। द सम ऑफ CGST एंड SGST इज अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज इक्वल टू IGST, ठीक है। द आइडिया इज दैट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन tax should go to the central government as well as to the government of the consuming state, ठीक है। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन टैक्स शुड गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंज्यूमिंग स्टेट। ये हमारा आइडिया है, ये हमारा आइडिया है। अब आप पहले ये देखो कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को, मतलब किस तरह से जो जीएसटी है वो इंट्रा स्टेट लेवल पर फंक्शन करता है, हम पहले ये देखेंगे, उसके बाद इंटर स्टेट के बारे में आएंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत ध्यान से देखते रहना। देखो, मिस्टर ए, a manufacturer in Rajasthan, has supplied goods valued at 1 lakh rupees, ठीक है, has supplied goods valued at 1 lakh rupees to Mr. B, dealer in Rajasthan, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे एक डायग्राम सा बना रहा हूं, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ए राजस्थान में है, बी जो है वो राजस्थान में है, ठीक। मिस्टर बी से सप्लाइड द सेट गुड्स टू मिस्टर सी इन राजस्थान, अच्छा बी ने फिर सी को बेचा और सी भी जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, you are required to determine the tax payable by Mr. A and Mr. B in respect of the said transactions, assuming the rate of CGST is 18, the rate of GST is 18%। अब देखो, राजस्थान का राजस्थान में अगर बेचा जाएगा तो CGST और SGST लगेगा। Also determine the amount of revenue by central and state government। तो आपको पहले तो ये बताना है, आपको पहले तो ये बताना है कि ए ने जब बी को सामान बेचा तो बी से जीएसटी कलेक्ट किया होगा, ठीक है, और वो जीएसटी ए पे करेगा, ठीक है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ए ने कितना जीएसटी पे किया। सिमिलरली जब बी ने सी को सामान बेचा होगा तो सी से इसने जीएसटी लिया होगा, और अब बी को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा वो भी यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहां पर साफ साफ बोल दिया जा रहा है कि ये भी बता दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। आओ देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को जीएसटी ने इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया। सबसे पहली बात, ए इज अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ए जो है वो मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात, ए जो है वो मैन्युफैक्चरर हो गया, तो ए के लिए परचेज प्राइस तो कुछ है नहीं, ए के लिए परचेज प्राइस कुछ है नहीं, मैं अभी आपको इस तरह से दिखा रहा हूं। ए के लिए परचेज प्राइस कुछ नहीं है, ठीक है, ए के लिए परचेज प्राइस कुछ नहीं है, और इसने 1 लाख रुपए में बेचा बी को, इसने 1 लाख रुपए में बेचा बी को, तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं 1 लाख रुपए में इसने बी को सामान बेचा, ठीक है। तो टोटल 1 लाख रुपए का सामान बेचा, और क्योंकि सेम स्टेट के अंदर बेचा जा रहा था तो 9% सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। 9,000, ठीक है। तो टोटल 1,18,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो गया है, टोटल 1,18,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो गया है, ठीक है। अब देखो, ए को ये 9,000 और ये 9,000 सरकारों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ए को ये पे करना पड़ेगा, तो ए को ये पैसा 9,000 और 9,000 जब सरकारों को पे करना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं कि ये ए की क्या है, ये ए की है आउटपुट लाइबिलिटी, तो ये ए की हो जाती है आउटपुट लाइबिलिटी। तो ए की आउटपुट लाइबिलिटी में 9,000 सीजीएसटी आ गया, 9,000 एसजीएसटी आ गया,
ठीक है, ए की आउटपुट लायबिलिटी में 9000 सीजीएसटी आ गया और 9000 एसजीएसटी आ गया। ए के पास क्या कोई क्रेडिट है? नहीं, ए के पास कोई क्रेडिट नहीं है। ए के पास कोई क्रेडिट नहीं है। ए के पास किसी चीज का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। तो ए ने अल्टीमेटली 9000 पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9000 ए ने अल्टीमेटली पे किया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, 9000 पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9000 पे किया स्टेट गवर्नमेंट को। ए ने भले ही पे किया हो, लेकिन ये पैसा चार्ज किससे किया था? बी से चार्ज किया था। ये पैसा बी से चार्ज किया था, तो बी के पास इसका क्रेडिट अवेलेबल होगा। यस, बी के पास इसका क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो मैं यहां पर क्रेडिट्स अवेलेबल में बी का लिख दूं कि बी के पास 9000 का सीजीएसटी का क्रेडिट है और बी के पास 9000 का एसजीएसटी का क्रेडिट है। ठीक है, बी के पास 9000 का सीजीएसटी का क्रेडिट है और बी के पास 9000 का एसजीएसटी का क्रेडिट है। ठीक है, अगर बी के पास क्रेडिट है, अगर बी के पास क्रेडिट है, तो बी की मैं यहां पर परचेज प्राइस कितना लिखूं? बी का मैं यहां पर परचेज प्राइस कितना लिखूं? मैं यहां पर परचेज प्राइस 1,18,000 लिखूं या 1 लाख लिखूं? आप ही बताओ। अगर बी के पास क्रेडिट अवेलेबल है तो मैं यहां पर बी का परचेज प्राइस कितना लिखूं? 1,18,000 या 1 लाख रुपीस? कम ऑन टेल मी। क्रेडिट अवेलेबल है, हाँ क्रेडिट अवेलेबल है, तो आप सब लोग एकदम सही कह रहे हो, 1 लाख रुपीस लिखना है। ठीक है, यहां पर भी यूट्यूब पर भी एकदम आ गया कि क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है तो इसलिए परचेज प्राइस 1 लाख रुपीस आ गई है। परचेज प्राइस आ गई है 1 लाख रुपीस। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है इसलिए बी के लिए परचेज प्राइस आ गई है 1 लाख रुपीस। बी ने क्या किया? बी ने 20% का वैल्यू एडिशन किया। बी ने 20% का वैल्यू एडिशन किया। 20% ऑफ 1 लाख रुपीस कितना आ जाता है? आ जाता है 20,000। तो 20,000 रुपीस का वैल्यू एडिशन हुआ और 1,20,000 रुपीस बी के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। बी अल्टीमेटली माल कहां बेच रहा है? राजस्थान में या राजस्थान के बाहर? बी अल्टीमेटली राजस्थान में माल बेच रहा है। ठीक है, तो बी भी क्या क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, बी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। आओ देखते हैं। तो 1,20,000 का 9% यानी 10,800। ठीक है, 10,800 सीजीएसटी, 10,800 सीजीएसटी और 10,800 एसजीएसटी। आईजीएसटी का यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कितना आया? अल्टीमेटली 141,600 में ये सामान बेचा गया। ठीक है, अल्टीमेटली 141,600 में ये सामान बेचा गया। यहां तक की बात सबको एकदम क्लियर हो गई होगी। 141,600 रुपीस में ये सामान बेचा गया। सुनो मेरी बात, ए ने ये जो 10,800 और 10,800 रुपीस कलेक्ट किए हैं, ये सॉरी बी ने ये जो 10,800 और 10,800 सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया है, ये बी को अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा सरकार को। तो क्या ये बी की आउटपुट लाइबिलिटी आएगी? हाँ, ये बी की आउटपुट लाइबिलिटी आएगी। तो मैं यहां कर देता हूं 10,800, 10,800। B is supposed to pay to the government 10,800, 10,800, 10,800 to the central government and 10,800 to the state government, right? राजस्थान गवर्नमेंट। लेकिन B के पास ऑलरेडी क्रेडिट है 9,000 9,000 का। तो अब B को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अब B को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 10,800 माइनस 9,000, 1,800, 1,800, 1,800। डन। अब आप जरा इधर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? ये 9,000 प्लस ये 1,800 यानी 10,800 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला और ये 9,000 प्लस ये 1,800 ये 10,800 स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया है। क्या अल्टीमेट बात आप लोगों को समझ में आ गई है? फाइनल बात आपको समझ में आ रही है? जो फाइनल गुड्स बिके, जो फाइनल गुड्स बिके जिसपे 10,800 और 10,800 का सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, तो सरकारों के पास भी वही आ रहा है। देख रहे हो आप? 10,800 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 10,800 स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया, ये बात क्लियर है? ठीक है, इंट्रा स्टेट लेवल पर जीएसटी कैसे फंक्शन कर रहा है, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो एक बार निश्चय हो जाए, वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो एक बार फटाफट से यहां पर निश्चय कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, निश्चय कर दो। अमेजिंग। ठीक है, और वीडियो को कर दो लाइक जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं। डन। थैंक यू एवरीवन। चलो आओ, आते हैं अब आईजीएसटी पर, सॉरी आते हैं अब
इंटर स्टेट लेवल पर, जो कल से सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी आधे घंटे से सस्पेंस बना हुआ है, 29 मिनट्स 43 सेकंड्स हुए क्लास को चलते हुए, और अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है। मैं जरा पानी पी लेता हूं, आप कर दो वीडियो को लाइक। सुनो मिस्टर एक्स, अच्छा ये जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं ना, ये बहुत आराम से सुनना, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है? कई सारे लोगों को पहली बार में पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को दूसरी बार में समझ में आएगा, और कुछ लोगों को तीसरी बार में समझ में आएगा। मैं 3 बार पूरी चीजें रिपीट करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल किसी चीज की टेंशन मत लेना। लेकिन एक बार ये समझ में आ गया, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं खुद पहले से बता के चल रहा हूं कि मैं 3 बार इस चीज को रिपीट करूंगा, ठीक है? आई रिपीट द सेम थिंग 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आई एम गोइंग टू रिपीट। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? आओ शुरू किया जाए। मिस्टर एक्स, a manufacturer in Rajasthan, has supplied goods valued at 1 lakh rupees to Mr. A, a dealer in Rajasthan। ठीक है, तो यहां पर भी मैं वो बना दे रहा हूं, देखो एक्स ने ए को बेचा, एक्स ने ए को बेचा, एक्स राजस्थान में है और ए भी राजस्थान में है, ठीक है? मिस्टर ए सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर बी इन मध्य प्रदेश। ए ने बी को बेचा, बी कहां पर है? बी मध्य प्रदेश में है। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, मिस्टर बी फर्दर सप्लाइड द गुड्स टू मिस्टर सी ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, बी ने फिर सी को बेचा, और सी कहां है? मध्य प्रदेश में है। आफ्टर मेकिंग अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, you are required to determine the tax payable by Mr. X, A and B in respect to the said transaction, assuming the rate of GST is 18%. Also determine the revenue earned by central and state government। अब सुनो, चलो ये बात हो गई। पहली बात तो मेरे को एक बात ये बता दो कि क्या इस बारे में आपको क्लैरिटी है, और होनी भी चाहिए, इस बारे में एकदम क्लैरिटी है कि जो भी फाइनल ट्रांजैक्शन पर जीएसटी आएगा, जो भी फाइनल ट्रांजैक्शन पर जीएसटी आएगा, उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और बचा हुआ आधा कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? मैं आपसे ऑप्शंस पूछ रहा हूं। ऑप्शन ए, बचा हुआ आधा राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा, या बचा हुआ आधा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाएगा? चैट सेक्शन में मेरे को आंसर दो, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने कहा जो भी जीएसटी का कलेक्शन होगा, उसका आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो बचा हुआ आधा होगा वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? राजस्थान या मध्य प्रदेश? कम ऑन, गिव मी आंसर इन द चैट सेक्शन। मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मध्य प्रदेश। वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, अल्टीमेट कंजम्पशन कहां पर हो रहा है? अल्टीमेट कंजम्पशन मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो बचा हुआ जो आधा काउंटर पार्ट है इस जीएसटी का, वो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, ठीक? अब आओ, आराम से सुनते रहना, बहुत धीरे धीरे मैं बताऊंगा, बहुत ही धीरे धीरे, फोकस बस इधर रखना, आगे पीछे का मत सोचने लगना, ठीक है? मैं जब अपनी वाइफ के साथ कोई मर्डर मिस्ट्री या कोई सस्पेंस थ्रिलर देखने जाता हूं, तो मेरी वाइफ के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि देखो अब ये होगा, इसने मारा होगा, ये है किलर, मैं बता रही हूं तुम्हें यही वाला ऐसा होगा, और वो मेरे बगल में बैठ के बोलती रहती है, ठीक है? तो इनिशियली तो मैंने इग्नोर किया, बाद में मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम सारा सस्पेंस ही खराब कर देती हो, ठीक है? तुम तो सारा सस्पेंस ही खराब कर देती हो, और कई बार उसके बताए हुए सस्पेंस सही हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते। तो जब तक उसके बताए हुए सस्पेंस अगर मान लो खराब निकल गए, तो फिर जो पिक्चर चल रही थी वो तो मिस हो गई ना। तो मैं वही आप लोगों को भी बोल रहा हूं कि अगर आपका सोचा हुआ सस्पेंस मान लो खराब हो गया, तो ठीक है, तो जो चल रहा है, ये पिक्चर तो है नहीं, तो जो चल रहा है वो भी आपका मिस हो जाएगा। तो इसलिए पूरा फोकस यहां पर लगाओ, और देखो बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? सबसे पहले एक्स बेच रहा है ए को, ये पूरी नीचे जो पट्टी बनाई हुई है मैंने, एक्स ए बी सी, इसकी पट्टी देखो आप। सबसे पहले एक्स बेच रहा है ए को, ठीक है? एक्स ने ए को बेचा 1 लाख रुपए में, एक्स ने ए को बेचा 1 लाख रुपए में, ठीक? एक्स ने ए को बेचा 1 लाख रुपए में, एक्स ने खरीदा कितने में भी नहीं था, एक्स ने वैल्यू एडिशन किया 1 लाख रुपए का, एक्स ने वैल्यू एडिशन किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का टोटल आ गया, ठीक है? एक्स भी राजस्थान में, ए भी राजस्थान में, ये दोनों दोनों राजस्थान में। तो राजस्थान का माल अगर राजस्थान को बेचा जाएगा, एक्स को क्या पता आगे ए मध्य प्रदेश में बेचने वाला है? एक्स को क्या सपना आएगा कि ए आगे मध्य प्रदेश में बेचेगा? नहीं, एक्स को इतना पता है, सुनो मैंने तो राजस्थान का राजस्थान में बेचा है, तो एक्स क्या लगाएगा? एक्स लगाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक्स क्या लगाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी लगाया 9% के रेट से, तो ये आ गया 9,000,
और एसजीएसटी लगाया 9% के रेट से, ये आ गया 9,000। आईजीएसटी यहां पर लगा नहीं, तो ये हो गया टोटल 1,18,000 रुपीज। ये हो गया 1,18,000 रुपीज। एक्स का सेलिंग प्राइस 1,18,000 रुपीज आ गया। ए अब देखो, एक्स ने ये जो 9,000 और ये वाला 9,000 कलेक्ट किया ए से, एक्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे दिस 9,000 टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, 9,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9,000 टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे, एक्स की आउटपुट लाइबिलिटी क्या हो गई? एक्स की आउटपुट लाइबिलिटी हो गई 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी। अगर ये एक्स की आउटपुट लाइबिलिटी है तो ए को इसका क्रेडिट भी तो मिलेगा, ए को इसका क्रेडिट भी मिलेगा। तो ए को 9,000 रुपीज का क्रेडिट है सीजीएसटी का। ध्यान से देखना इधर, देखो ए के पास क्रेडिट क्या है? 9,000 रुपीज का सीजीएसटी का क्रेडिट है और 9,000 रुपीज का एसजीएसटी का क्रेडिट है। यस, ए के पास क्रेडिट्स है 9,000 रुपीज के। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही होगी, बहुत आराम से सुनते रहना बस, ठीक है? सब कुछ एकदम से चमकेगा, ठीक है? एक्स ने सामान बेचा, 9,000 ए से कलेक्ट किया, ये 9,000 एक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ए के पास इन 9,000 रुपयों का क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? एक्स के पास कोई क्रेडिट तो है नहीं, एक्स के पास कोई क्रेडिट है नहीं, ठीक है? एक्स कोई क्रेडिट यूटिलाइज कर नहीं सकता, एक्स कोई क्रेडिट यूटिलाइज कर नहीं सकता, तो एक्स को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? एक्स को 9,000 रुपए पे करने पड़ेंगे सीजीएसटी में और 9,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एसजीएसटी में। अब एक्स तो राजस्थान में ही पे करेगा ना, एक्स जो है वो तो राजस्थान में ही पे करेगा, वो थोड़ी जाएगा मध्य प्रदेश वाली सरकार में पे करने के लिए। इस बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। तो एक्स पे करेगा 9,000 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9,000 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? एक्स पे करेगा 9,000 रुपीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9,000 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनना। तो ऐसे केस में इस ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 9,000 रुपीज। इस ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 9,000 रुपीज। और राजस्थान गवर्नमेंट को कितना मिला? इस ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 9,000 रुपीज और राजस्थान गवर्नमेंट को कितना मिला? राजस्थान गवर्नमेंट को मिल गया 9,000 रुपीज। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? पहले वाले ट्रांजैक्शन का पूरा फ्लो आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? पहले वाले ट्रांजैक्शन का पूरा फ्लो समझना, एकदम पूरा फ्लो समझना। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनवा रहा हूं आपको, ठीक है? जर्नल का इफेक्ट लेजर में, लेजर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट पीएनएल में, पीएनएल का इफेक्ट बैलेंस शीट में। ये सारी चीजें चल रही हैं यहां पर, ठीक है? तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? जब एक्स ने ए को सामान बेचा, जब एक्स ने ए को सामान बेचा तो 1,00,000 रुपए में बेचा। क्योंकि एक्स ने जब ए को सामान बेचा, ए राजस्थान में ही था, इसलिए इसे 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया। जब 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया तो ये एक्स की बन गई आउटपुट लायबिलिटी, एक्स की बन गई आउटपुट लायबिलिटी और ए के पास इसका आ गया क्रेडिट, ए के पास आ गया इसका क्रेडिट। क्योंकि एक्स के पास कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं था तो एक्स ने अल्टीमेटली 9,000 रुपीज पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,000 रुपीज पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है? तो इस ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9,000 रुपीज आ गए और राजस्थान गवर्नमेंट के पास 9,000 रुपीज आ गए। यहां तक का इस वाले ट्रांजैक्शन का फ्लो अगर सबको क्लियर हो तो एक बार निश्चय कर दो, प्लस पर भी और यहां पर यूट्यूब पर भी। इस वाले ट्रांजैक्शन का फ्लो सबको क्लियर है? ठीक है? इस वाले ट्रांजैक्शन का जो फ्लो है वो क्लियर है एकदम? इस वाले ट्रांजैक्शन का फ्लो एकदम क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। आओ अगले वाले ट्रांजैक्शन पर आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या है कि ए को तो इसका क्रेडिट मिलेगा, हमने बता ही रखा है भाई, ए को क्रेडिट मिलेगा, ठीक है? अगर ए को क्रेडिट मिलेगा तो ए के लिए परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? ए के लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। ए के लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है? ए के लिए जब परचेज प्राइस हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, ए इसको बी को बेचेगा 20% वैल्यू एडिशन के बाद, 20% वैल्यू एडिशन के बाद। तो 20,000 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ, 1,20,000 रुपीज ये आ गया। ए जो है ये सामान किसको बेच रहा है? बी को बेच रहा है। बी कहां है? बी मध्य प्रदेश में है। ए सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा या आईजीएसटी लगाएगा? कम ऑन टेल मी, ए क्या लगाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी? ए क्या लगाएगा? ए क्या लगाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा या आईजीएसटी लगाएगा? ए क्या लगाएगा? ए क्या कलेक्ट करेगा? आईजीएसटी? मयंक, राधिका, खुशी, अदिति, राम, आर्यन, दिव्या, हार्दिक, वेरी गुड। ए क्या लगाएगा? ए लगाएगा आईजीएसटी। 18% के रेट से आईजीएसटी लगेगा 1,20,000 के ऊपर। 1,20,000 के ऊपर
18% के रेट से लग गया आईजीएसटी 21,600 का, ठीक है। 21,600 का लग गया आईजीएसटी, तो कितना में बिका ये? 1,41,600 में ये बिक गया है। 1,41,600 रुपीज में ये बिक गया है। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना। ए ने ये 21,600 रुपीज कलेक्ट किया है। ए ने 21,600 रुपीज कलेक्ट किया है और ए को पता है कि ये सामान इसने किसको बेचा है? ये सामान इसने राजस्थान में रहते हुए मध्य प्रदेश के एक बंदे को बेचा है, ठीक है। ए खुद राजस्थान में है और मध्य प्रदेश के एक बंदे को बेचा है। ए को पता है कि इसका आधा मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। लेकिन अब क्या ए ये पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को दे सकता है? क्यों देगा भाई? राजस्थान गवर्नमेंट, ये तो ए को तो पता चल गया ना कि ये सामान राजस्थान से निकल चुका है। अल्टीमेट कंजम्पशन एटलीस्ट एज ऑफ नाउ राजस्थान के पास नहीं जा रहा है। क्या इस ट्रांजैक्शन पर या किसी भी ट्रांजैक्शन पर, इवन पिछले ट्रांजैक्शन पर, राजस्थान सरकार को एक भी पैसा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ए का काम आसान करने के लिए, ए का काम आसान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुमने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया ना 21,600, तुम सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, तुमको हम क्रेडिट देंगे, ठीक है, तुमको हम क्रेडिट देंगे। ए के पास है भाई साहब आउटपुट लायबिलिटी। ए के पास क्या है? ए के पास है आउटपुट लायबिलिटी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना प्लीज, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम सब बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ए के पास आउटपुट लायबिलिटी आ गई 21,600 रुपीज की। ए के पास आउटपुट लायबिलिटी आ गई 21,600 रुपीज की। लेकिन ये आउटपुट लायबिलिटी आईजीएसटी की है, ये आउटपुट लायबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी की नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जीएसटी है, लेकिन क्योंकि ये जीएसटी है, तो यहां पर ए को इस सीजीएसटी आई और एसजीएसटी का भी क्रेडिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो क्रेडिट अवेलेबल आप देख रहे हो यहां पर 9,000। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? आउट ऑफ दिस 21,600, आउट ऑफ दिस 21,600 ये यूटिलाइज करेगा क्रेडिट। कैसे यूटिलाइज करेगा? 9,000 तो सीजीएसटी को यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। 9,000 ये एसजीएसटी को यूटिलाइज कर लेगा, 9,000 ये सीजीएसटी को यूटिलाइज कर लेगा, 9,000 ये एसजीएसटी को यूटिलाइज कर लेगा और बचा हुआ पैसा ये पे कर देगा। 3,600 रुपीज ये पे कर देगा, 3,600 रुपीज ये पे कर देगा। सुनो मेरी बात अभी बहुत ध्यान से, क्योंकि ए ने बी से आईजीएसटी कलेक्ट किया तो बी के पास आईजीएसटी का क्रेडिट आ गया ना। क्या बी के पास आईजीएसटी का क्रेडिट आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर ये ए की आउटपुट लायबिलिटी है तो बी को इसका क्रेडिट भी मिलेगा, बी को इसका क्रेडिट भी मिलेगा, ठीक है। अगर ये ए की आउटपुट लायबिलिटी है तो बी को इसका क्रेडिट भी मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा अभी सुनते रहो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, इसलिए मैं 3 बार में रिपीट करूंगा। कई सारे लोगों को पहली बार में समझ में आ जाएगा, कई सारे लोगों को दूसरी बार में और कई सारे लोगों को तीसरी बार में। अभी मेरी पहली बार ही चल रही है, ठीक है। और पूरे फोकस से जो रहेगा उसको पहली बार में सब समझ में आ जाएगा। ए ने 21,600 रुपीज कलेक्ट किए बी से, 9,000 के इसके पास क्रेडिट्स थे सीजीएसटी एसजीएसटी के, वो यूटिलाइज किए और अल्टीमेटली 3,600 रुपीज ए ने पे किया। बी के पास 21,600 रुपीज का आईजीएसटी का क्रेडिट आ गया है, बी के पास 21,600 रुपीज का आईजीएसटी का क्रेडिट आ गया है, ठीक है। ए ने ये जो 3,600 रुपीज पे किया, ए ने ये जो 3,600 रुपीज पे किया, ये किसको पे किया? ये पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ए ने ये 3,600 रुपए जो पे किया, आईजीएसटी कलेक्ट किया ना, ये 3,600 रुपए जो ए ने पे किया, अरे मिटाना नहीं था भाई, ये 3,600 रुपए जो ए ने पे किया, ये किसको पे करेगा? ये पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद मिस्टर ए से मिस्टर बी वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3,600 रुपया आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3,600 रुपया आ गया है। लेकिन बात क्या हुई? बात यह हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि यार 21,600 रुपए, 21,600 हमारे पास टोटल तो 21,600 का आधा, 21,600 का आधा कितना होता है जरा देखो, 21,600 का आधा कितना होता है? 10,800 होता है, 10,800 होता है,
ठीक है, हमारे पास 10,800 तो हमारा होना चाहिए था, 10,800 तो होना चाहिए था। ठीक है, ये कुछ ना समझ में आ नहीं पा रहा है केस, ये कुछ केस जो है वो समझ में आ नहीं पा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई माल जो है अल्टीमेटली राजस्थान में कंज्यूम नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात क्लियर हुई कि माल अल्टीमेटली राजस्थान में कंज्यूम नहीं हुआ है। तो ये जो राजस्थान सरकार के पास 9,000 रुपया पड़ा हुआ है ना, ये देख रहे हो आप, ये जो राजस्थान गवर्नमेंट के पास 9,000 रुपया पड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा लाओ वापस करो, लाओ वापस करो। इस ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद ये समझ में आ गया कि राजस्थान गवर्नमेंट में कंजम्पशन तो हो नहीं रहा, राजस्थान में कंजम्पशन नहीं हो रहा, और अगर राजस्थान में कंजम्पशन नहीं हो रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है जो 9,000 तुम दबा के बैठे हो जीएसटी का, लाओ इसको वापस करो, लाओ इसको वापस करो। राजस्थान गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट कहेगी ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट से 9,000 रुपीज माइनस होते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट से 9,000 रुपीज माइनस होते हैं, और 9,000 रुपीज चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। राजस्थान गवर्नमेंट से 9,000 रुपीज माइनस हुए और ये चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहां तक ये वाला फ्लो आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, यहां तक का फ्लो आपको समझ में आ रहा है? यहां तक का फ्लो समझ में आ रहा है? अल्टीमेट कंजम्पशन राजस्थान में नहीं हुआ, तो राजस्थान से 9,000 रुपए लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। यहां तक फ्लो समझ में आ रहा है? यस, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, बस यहां तक समझ में आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे, सच एन एलिगेंट सिस्टम, सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम। अभी देखना, ठीक है। अब भाई साहब आते हैं अगले लेग पर, अब आते हैं अगले लेग पर। क्योंकि बी को इसका क्रेडिट मिला है, तो बी के लिए परचेज प्राइस क्या होगा? बी के लिए परचेज प्राइस होगा 1,20,000 रुपीज। बी के लिए परचेज प्राइस है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल। बी के लिए परचेज प्राइस है 1,20,000 रुपीज। आगे देखो, बी ने ये गुड्स सी को बेचे आफ्टर मेकिंग अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। ठीक है, तो 1,20,000 पर 20% का वैल्यू एडिशन, 1,20,000 पर 20% का वैल्यू एडिशन 24,000। ठीक, तो 1,44,000 ये आ गया, 1,44,000। ठीक है, ये क्या आया? 1,44,000। अब देखो, बी ने ये सामान किसको बेचा? बी ने ये सामान सी को बेचा, तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में ही जा रहा है सामान, सामान मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 12,960 और 12,960। अल्टीमेट कितने में बिका? 169,920, 169,9। अब आप देखो अल्टीमेट जीएसटी कितना कितना आना चाहिए, ये मैं एक इंट्यूशन दे रहा हूं बस, क्योंकि ये फाइनल सेलिंग हुई है। फाइनल सेलिंग पर जो भी जीएसटी आता है, फाइनल सेलिंग पर जो भी जीएसटी आता है, उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा कंज्यूमिंग स्टेट के पास। ठीक है, यहां पर तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि भाई इतना टोटल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इतना टोटल होना चाहिए कौन सी गवर्नमेंट का? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। ठीक है, इतना टोटल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, 12,960 टोटल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 12,960 टोटल होना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, राइट? क्योंकि कंज्यूमिंग स्टेट वही है। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर बी ने ये 12,960 और 12,960 कलेक्ट किया है, तो बी को पे भी तो करना होगा, तो ये बी की आउटपुट लाइबिलिटी हो जाएगी, ये बी की आउटपुट लाइबिलिटी हो जाएगी 12,960, 12,960। ठीक है, बी की आउटपुट लाइबिलिटी सीजीएसटी 12,960, एसजीएसटी 12,960। ठीक है, बी के पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 21,600 का, बी के पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 21,600 का। ठीक है, इस 21,600 में से 12,960 तो पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। ठीक है, इस 21,600 में से सीजीएसटी का 12,960 तो पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है, और एसजीएसटी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो आओ यूटिलाइज किया जाए। 21,600 में से ये देखो 12,960 तो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। सीजीएसटी तो बी को पे ही नहीं करना पड़ा, बी को सीजीएसटी तो पे ही नहीं करना पड़ा। 21,600 में से 21,600 में से, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सिर्फ बी वाली पिक्चर देखो आप,
सिर्फ बी वाली पिक्चर देखो, ठीक है। बी के पास 21,600 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। बी को पे करना है 12,960 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 12,960 स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। 21,600 में से 12,960 तो बहुत आराम से एडजस्ट किया जा सकता है, कर लिया। तो मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ भी पे नहीं करना। अभी भी बी के पास 8640 का क्रेडिट पड़ा हुआ है, अभी भी बी के पास 8640 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो यहां से 8640 का क्रेडिट इससे यूटिलाइज किया, और अब बी को कितना पे करना पड़ेगा? बी को पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4320। बी को पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4320, ठीक है। बी को पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4320। यस, अगर बी चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि 12,960 पूरा एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेता, ठीक है। एसजीएसटी के अगेंस्ट 12,960 सेट ऑफ हो गया, और बचा हुआ पैसा सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया, और 4320 सीजीएसटी में पे करने की जरूरत पड़ गई। वो बाद की बात है, वो बहुत बाद की बात है, ठीक है। उनमें तो अभी उलझो ही मत, बिल्कुल वो बहुत बाद की बात है, ठीक है। कंप्लीटली बी के ऊपर चॉइस है। बी अगर चाहे तो 21,600 को जैसे मर्जी चाहे यूटिलाइज करे, ठीक है। बी का मन ऐसे करे 21,600 डिवाइडेड बाई 2 10,800, तो 10,800 इसके अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया, 10,800 इसके अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया, जो बचा वो दे दिया। बी की जैसे मर्जी चाहे, वो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला एक चैप्टर आएगा बाद में, ठीक है। बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला एक चैप्टर आएगा, वहां पर मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा कि जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट होता है, आईजीएसटी का अगर सपोज क्रेडिट है, तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी जिसके मर्जी चाहे जितना अमाउंट चाहे आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कोई पंगा नहीं है। एनीवे, अभी मैं यहां पर एकदम क्लियर बात कर रहा हूं। बी ने जब माल सी को बेचा, तो बी ने 12,960 सीजीएसटी कलेक्ट किया और 12,960 एसजीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन बी के पास ऑलरेडी 21,600 का आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ था। इस 21,600 में से 12,960 इसने सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया, तो अब सीजीएसटी इसको अपनी जेब से एक पैसा भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपनी जेब से एक पैसा भी भरने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो बचा हुआ 8640 था, जो बचा हुआ 8640 था, वो इसने एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया, और अब इसने सिर्फ 4320 पे किया। अब इसने सिर्फ 4320 पे किया। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक की बात जल्दी से बता दो, ये समझ में आ रही है बात? यहां तक की बात, ये वाला फ्लो समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? अदिति, राधिका, खुशी, जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? यह वाला पॉइंट समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो, सरकारों के बीच में क्या हुआ? तो जब बी ने सी को माल बेचा, जब बी ने सी को माल बेचा, तब तो सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास ये 4320 गया, और तो कुछ हुआ नहीं, है ना। जब बी ने सी को माल बेचा, तब तो सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये 4320 रुपीज मिले, ठीक। तो आओ लिख देते हैं यहां पर, जब बी ने सी को माल बेचा, जब बी ने सी को माल बेचा, तो सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 4320 रुपीज मिले, और तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब देखो, लेकिन मैंने आपको यहां पर क्या इंट्यूशन दिया था? मैंने आपको इंट्यूशन दिया था कि अल्टीमेटली 12,960 रुपीज होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 12,960 रुपीज होने चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास। फाइनल ट्रांजैक्शन के बाद, फाइनल ट्रांजैक्शन के बाद 12,960 होने चाहिए किसके पास? मोदी जी के पास। और 12,960 किसके पास होने चाहिए? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास, ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास कितना है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास सिर्फ 4320 है। होना कितना चाहिए था? 12,960। होना कितना चाहिए था? 12,960 होना चाहिए था, 12,960 है कितना? है सिर्फ 4320। कितने का डिफरेंस है? 8640 का डिफरेंस है, 8640 का डिफरेंस है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से 8640 हटाकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दे देगी। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से 8640 निकालकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दे देगी। अब मैजिकली देखो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का तो 12,960 आ ही जाएगा। आप जरा जादू देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ट्रांजैक्शंस का टोटल करो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ट्रांजैक्शंस का टोटल करो, आपका आंसर आएगा 12,960। करो 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 करो, देखो 9,000, 9,000, अरे कहां गया 9,000,
प्लस 3600 प्लस 9000 माइनस 8640 आ गया 12960। आया ये 12960 आ गया 12960। तो जो बात हम इंट्यूटिवली देख रहे थे कि आइडियली 12960 सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए और 12960 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को होना चाहिए, आ गया ये एकदम क्लियर हो गया। ठीक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। आप में से बहुत सारे लोगों को तो एक ही बार में समझ में आ गया। मैंने कहा था मैं एक बार और समझाऊंगा, 2 बार और समझाऊंगा, मैंने कहा था मैं टोटल 3 बार रिपीट करूंगा। कई सारे लोगों को पहली बार में समझ में आएगा, कई सारे लोगों को दूसरी बार में समझ में आएगा और कई सारे लोगों को तीसरी बार में समझ में आएगा। ठीक है, जिनको तीसरी बार के बाद भी ना समझ में आए आप रिवाइंड करके मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, यूट्यूब पर भी है और यहां पर प्लस पे भी है। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से ये सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से ये सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इतने लंबे तरीके से नहीं, छोटे छोटे तरीके से मैं इसको रिपीट करूंगा। ठीक है, इतना पूरा लंबा नहीं, लेकिन छोटे तरीके से मैं इसको रिपीट करूंगा। कैसे रिपीट कर रहा हूं देखो जरा, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, has supplied goods valued at 1 लाख rupees to Mr. A dealer in राजस्थान। ठीक है, तो X जो है वो राजस्थान का बंदा है, इसने A को दिया, A भी राजस्थान का बंदा है। Mr. A supplied the said goods to Mr. B in मध्य प्रदेश after making a value addition of 20%। तो A ने B को दिया जो कि मध्य प्रदेश का बंदा है, और B ने फिर से C को दिया जो कि मध्य प्रदेश का बंदा है। ठीक है, अब पहले ट्रांजैक्शन के बाद क्या क्या हुआ आओ इसको देखते हैं। ठीक है, या चलो मैं मिटा देता हूं, एक बार फिर से सारी फिगर्स लिख दूंगा, मैं एक बार फिर से सारी फिगर्स लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जब एक्स ने ए को बेचा तो एक्स ने खरीदा भी तो होगा, नहीं खरीदा, क्यों? क्योंकि एक्स जो है मैन्युफैक्चरर है। तो एक्स ने वैल्यू एडिशन किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, क्योंकि इंट्रा स्टेट हो रहा है इसलिए 9000 का सीजीएसटी लगा, 9000 का एसजीएसटी लगा, आईजीएसटी कुछ नहीं हुआ। 1,18,000 का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, 1,18,000 का सेलिंग प्राइस आ गया। क्योंकि एक्स ने ये 9,000 और ये 9,000 कलेक्ट किया, इसलिए एक्स को ये 99,000 सरकार को पे भी करना होगा। अगर पे करना होगा तो ये एक्स की बन जाएगी आउटपुट लायबिलिटी। ठीक है, और क्योंकि एक्स ने ए से कलेक्ट किया था तो ए को इसका मिल जाएगा क्रेडिट, ए को इसका मिल जाएगा क्रेडिट। एक्स के पास कोई क्रेडिट तो था नहीं, तो एक्स किसी क्रेडिट को यूटिलाइज कर नहीं पाया, और एक्स ने अल्टीमेटली 9,000 रुपीज पे किए सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,000 रुपीज पे किए स्टेट गवर्नमेंट को। यानी इस ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9,000 रुपीज आए और राजस्थान गवर्नमेंट के पास 9,000 रुपीज आ गए। ठीक है, उसके बाद ये सामान ए ने बेचा बी को, उसके बाद ये सामान ए ने बेचा बी को 20% के वैल्यू एडिशन के पास। क्योंकि ए के पास इसका क्रेडिट है इसलिए ए इसका परचेज प्राइस कितना लेगा, ए इसका परचेज प्राइस 1 लाख रुपीज ही लेगा। ए ने इस पे 20% का वैल्यू एडिशन किया 1,20,000 का, ए ने 1,20,000 रुपीज का माल बनाया। अब क्योंकि ए बी को बेच रहा है और बी मध्य प्रदेश में है, इसलिए ए इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बल्कि 18% के रेट से आईजीएसटी चार्ज करेगा। 21,600 रुपीज का आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया 141,600, ये हो गया 141,600। ठीक है, ये जो 21,600 है ये ए को पे करना पड़ेगा, ये ए को पे करना पड़ेगा, तो ये ए के लिए आउटपुट लायबिलिटी आ गई 21,600, और क्योंकि ये बी ने दिया था तो बी के लिए ये क्रेडिट आ गया 21,600 का, बी के लिए क्रेडिट आ गया 21,600 का। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए के पास 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी का क्रेडिट था। ए इसको यूटिलाइज करेगा, 9,000 सीजीएसटी यूटिलाइज किया, 9,000 एसजीएसटी यूटिलाइज किया, और ए ने अल्टीमेटली सरकार को कितना पे किया, ए ने अल्टीमेटली सरकार को कितना पे किया, 9,000 सीजीएसटी यूटिलाइज हुआ,
9000 एसजीएसटी यूटिलाइज हुआ और अल्टीमेटली 3600 रुपीज ए ने सरकार को पे किया। कौन सी सरकार को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि आईजीएसटी है। ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी है। तो 3600 रुपीज यहां पर मिल रहा है, 3600 रुपीज यहां पर मिल रहा है। इसी पॉइंट पर यह तो तय हो गया कि यह अल्टीमेट कंजम्पशन राजस्थान में नहीं हो रहा है। जैसे ही सामान राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश की ओर चला, यह तो तय हो गया कि यह राजस्थान को सामान नहीं मिल रहा है। तो राजस्थान जितना जीएसटी लेकर बैठा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस जीएसटी को वापस मांग लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस जीएसटी को वापस मांग लेगी। तो राजस्थान के पास से 9000 निकल जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9000 आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी को इसका क्रेडिट मिलेगा, बी को इसका क्रेडिट मिलेगा। यहां पर है ना कि बी को इसका क्रेडिट मिल रहा है। तो बी को अगर इसका क्रेडिट मिलेगा तो बी के लिए परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? 1,20,000। बी के लिए परचेज प्राइस विल बी 1,20,000। तो बी के लिए द परचेज प्राइस विल बी 1,20,000। 20% का वैल्यू एडिशन हो रहा है, 20% का वैल्यू एडिशन हो रहा है 24,000। ठीक है, तो 1,44,000 रुपीज में माल जा रहा है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में ही जा रहा है, इसीलिए अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अब तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में ही जा रहा है, इसलिए 9% सीजीएसटी यानी 12,960 सीजीएसटी और 12,960 एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी नहीं। और यहीं पर मैंने कहा कि क्योंकि अल्टीमेट कंजम्पशन मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो फाइनल ट्रांजैक्शन के ऊपर जितना भी जीएसटी लगता है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और ये एमपी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ये एमपी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। 1,44,000 प्लस 12,960 प्लस 12,960 कितना आता है? 169,920। 169,920 169,920 ये आपका आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बी ये 12,960 और 12,960 कलेक्ट कर चुका है, तो इसलिए इसको ये पे करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए आउटपुट लायबिलिटी हो जाएगी। तो बी के लिए आउटपुट लायबिलिटी 12,960 12,960। ठीक है, बी के पास 21,600 रुपीज का क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब कंप्लीटली बी की मर्जी है कि वो इस क्रेडिट को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। हम फॉर द टाइम बीइंग मान रहे हैं कि बी ने सीजीएसटी तो पूरा का पूरा इसी क्रेडिट से सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, हम मान रहे हैं कि बी ने सीजीएसटी की जो लायबिलिटी है 12,960 की, वो पूरा का पूरा आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया। मतलब 12,960 आईजीएसटी का 12,960 देख लो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन आईजीएसटी के सामने लिख रहा हूं, आईजीएसटी के सामने लिख रहा हूं। तो आईजीएसटी का इसके पास क्रेडिट पड़ा था 21,600 का, उसमें से 12,960 तो इसने सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर दिया। बचा कितना? क्रेडिट कितना बचा है? क्रेडिट कितना बचा है? 21,600 माइनस 12,960, क्रेडिट बचा कितना है? क्रेडिट 8640 का बचा है। 8640 इसने एसजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया। 12,960 माइनस 8640 बचा 4320। ये इसने पे कर दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, ये इसने पे कर दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अभी इस ट्रांजैक्शन के बाद बी टू सी वाले ट्रांजैक्शन में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कितना मिला? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिला 4320 और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कुछ भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कुछ भी नहीं। अब देखो अल्टीमेट बात क्या थी कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 12,960 होना चाहिए और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास 12,960 होना चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास है कितना? कितना है? 4320 है। तो हाउ मच मनी इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शॉर्ट ऑफ? 12,960 मिलना चाहिए, लेकिन है कितना? 4320। तो 8640 और होना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास, 8640 और होना चाहिए एमपी गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई 8640 हम तुम्हें दे दे रहे हैं, 8640 हम तुम्हें दे दे रहे हैं। जैसे ही ये हुआ आप देखो 12,960 मध्य प्रदेश के पास आ गया और 12,960 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। अब ये बात बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी, अब ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, गेटिंग इट एवरीवन? सब समझ में आ गया? राम आपको समझ में आया? आप कह रहे थे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, राम आपको समझ में आया?
आपने पिछली बार वाले एक्सप्लेनेशन के बाद बोला था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। राधिका, निश्चय, फॉरएवर, अदिति, मुस्कान, खुशी, आर्यन, आर्यन आपको आ गया समझ में, वेरी गुड। उमी, एमन, क्लियर, वेरी गुड। राम जायसवाल, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। निष्ठे 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 बोलो, निष्ठे निष्ठे निष्ठे। तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस। इस तरह से जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर भी सॉल्व किया। मैं कुछ स्टूडेंट से बातें करता हूं और मैं देखता हूं कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, लेट मी स्पीक टू अ फ्यू स्टूडेंट्स। रेज हैंड पर जितने लोग हैं आओ बात की जाए। खुशी लाल चंदानी, आइए आपसे वार्तालाप की जाए। हेलो। हेलो खुशी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? गुड गुड। समझ में आया खुशी ये? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी खुशी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, आ रही है। हाँ, ये समझ में आया आपको पूरा जीएसटी का फ्लो? एकदम समझ आ गया सर। मजा आया? बहुत मजा आया सर। ये देख लिया कि जीएसटी किस तरह से इंट्रा एज वेल एज इंटर स्टेट लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो ग्लैड आपको मजा आया खुशी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। फिर आगे चलते हैं। ठीक, यस। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, लेट मी स्पीक टू वन मोर पर्सन। चलो मैं राम से ही बात करता हूं। राम को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लेट मी सी। हेलो। हेलो। हाँ जी राम जी, कैसे हैं आप? अच्छे सर। राम जी, आपकी आवाज काफी गूंज रही है। आप बाथरूम बाथरूम से तो नहीं बात कर रहे? नो सर, नो सर। अच्छा सर अच्छा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना इधर, इसलिए। अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको समझ में आया सब? यस सर, ऑल क्लियर सर। बहुत ऑल अच्छा क्लियर, लग रहा है सर आपसे पढ़ के। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आपको पहली बार में कंफ्यूजन आया था ना? आप ही थे ना वो यस सर, यस जो सर। आपने हाँ लिखा सर। था कि कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा? हाँ सर, थोड़ा सा हो रहा था मगर अभी अब क्लियर, क्लियर हो गया सर सब अभी क्लियर है। अच्छे से। चलो हाँ बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो हाँ ग्लैड सर। राम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट कि हाँ ठीक है, दूसरी बार हो जाएगा तो फिर क्लियर हो गया, और आपका क्लियर भी हो गया। थैंक यू, थैंक यू सर आपको भी। थैंक यू राम, थैंक यू, टेक केयर। तो इस तरह से दोस्तों, देवियों और सज्जनों, जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंटर स्टेट लेवल पर भी और इंट्रा स्टेट लेवल पर भी। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार जोर से, एक बार जोर से। इट इज लाइक बिग बॉस टास्क। हाँ सर, एसजीएसटी और सीजीएसटी के क्रेडिट से आईजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम सब बात करेंगे। हार्दिक, जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब मैं अभी देना चाहता हूं, बहुत बुरी तरह से देना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे उससे पहले बहुत सारी चीजें और बतानी होंगी। तो यस, ये इस सवाल का जवाब हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग करेंगे। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर आएगा आपके सिलेबस में आगे चलकर। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम पता नहीं कितनी सारी बातें कर डालेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को ना सिर्फ इंट्रा स्टेट लेवल पर बल्कि इंटर स्टेट लेवल पर भी सॉल्व किया है। और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी। देखो, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप जब अपने नोट्स देखोगे ना, आपके नोट्स हैं क्या मेरे पास? यहां पर, यहाँ खुले हुए आपके नोट्स, यहाँ खुले हुए आपके नोट्स हैं नहीं मेरे पास, लेकिन जब आप पीडीएफ देखोगे ना तो पूरा बड़ा बड़ा एक पूरे पेज में मैंने ये वाली चीज यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों को दिखाई हुई है। एक पूरे पेज में मैं ऐसे नोट्स शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको नोट्स शेयर करके दिखा देता हूं, लेकिन फिर यूट्यूब वालों का नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। हम जस्ट सेइंग कि नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। हर ट्रांजैक्शन के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ये एक्स टू ए वाला ट्रांजैक्शन था ना, ये जो पहला वाला ट्रांजैक्शन था, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि as far as this transaction is concerned everything is fine because till now we know that the goods are being consumed in Rajasthan, so 9,000 rupees should be received by central government and 9,000 rupees by Rajasthan government, और इसलिए यहाँ पर 9,000 आ गया। ठीक, उसके बाद जब ए ने बी को सामान बेचा, जब ए ने बी को सामान बेचा, तो देखो, राजस्थान गवर्नमेंट विल ट्रांसफर द 9,000 rupees टू द सेंट्रल गवर्नमेंट because it is clear that the goods are not finally consumed in Rajasthan. So 9,000 rupees received earlier by Rajasthan doesn't belong to it. तो यहां पर हम लोगों ने ये कर लिया, 9,000 rupees राजस्थान से माइनस होकर 9,000 rupees सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गए हैं। ठीक है, finally now the central government will transfer 8640 to Madhya Pradesh government and B will deposit 4320 to the Madhya Pradesh government's account। और इस तरह से ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना,
बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगले वाले सेशन के लिए सस्पेंस अब क्रिएट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं कल वाले सेशन के लिए सस्पेंस क्रिएट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। यस, कल भी आपका सेशन होगा, कल संडे है लेकिन कल भी आपकी क्लास होगी, लेकिन अब कल वाले सेशन के लिए जो मैं सस्पेंस क्रिएट करने जा रहा हूं उसको सुनना, ठीक है। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो वर्ड यूज होता है सेल, कि वी आर सेलिंग द गुड्स। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो जो वर्ड यूज होता है वो होता है सेल, ठीक है, कि आई एम सेलिंग द गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स पर, सेल ऑफ गुड्स पर, सेल, अरे अरे अरे, सेल ऑफ गुड्स पर लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, या फिर इंट्रा स्टेट अगर होता था तो वैट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स पर। जब हम सर्विसेज बेचते हैं तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। जब हम सर्विस वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो क्या होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर लगता था सर्विस टैक्स। गुड्स को बेचने के लिए वर्ड यूज होता था सेल, और सर्विसेज को बेचने पर वर्ड यूज होता था प्रोविजन। एक कोई ऐसा वर्ड चाहिए, एक कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों का बेचना कवर हो जाए, ठीक है। हम सेल ऑफ सर्विसेज नहीं कह सकते, प्रोविजन ऑफ गुड्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिससे गुड्स का बेचना और सर्विसेज का बेचना दोनों कवर हो जाए। क्या वर्ड है वो? और यहां पर YouTube पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब देना शुरू कर दिया, एंड दैट वर्ड इज माय डियर फ्रेंड्स सप्लाई। That word, ladies and gentlemen, is supply. Very good. Lavanya, Sophia, Azad, Aditi, Aryan, Mayank, Nandini, Aryan, Radhika, Khushi. Very nice. बहुत बढ़िया. That word is none other than supply. तो अब यहां पर बात आती है, अब यहां पर बात आती है, हम पहले क्या बोलते थे? हम पहले कहते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स या वैट इज लेवीड on sale of goods, ठीक है। सर्विस टैक्स is levied on provision of services, ठीक है, on provision of services। अब हम क्या बोलेंगे? GST is levied on supply of goods or services or both, or both. Now GST is levied on supply of goods or services or both. कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त, कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब अगले 7 या 8 लेक्चर्स में हम यही बात करेंगे कि भाई साहब सप्लाई किसको बोला जाता है। बड़ी आसानी से आपने कह दिया सर्विस दे रहे हो तो फिर जीएसटी लगाओ, गुड्स दे रहे हो तो फिर जीएसटी लगाओ। अब हम अगले 7-8 लेक्चर्स में बात करेंगे कि सप्लाई किसको कहते हैं, फिर हम बात करेंगे कि गुड्स का क्या मतलब है, और फिर हम बात करेंगे कि सर्विसेज का क्या मतलब है। तो अगले 7-8 लेक्चर्स में मेजर डिस्कशन हमारा होगा कि सप्लाई किसको कहा जाता है, ठीक है, सप्लाई किसको कहा जाता है, ये हमारा डिस्कशन अगले 7-8 दिनों में होने वाला है। तो फ्रॉम टुमारो we are going to be starting with chapter number 2. From tomorrow we are going to be starting with chapter number 2, that is supply under GST, supply under GST। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना, स्टडी मटेरियल प्लीज रेफर मत करना जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल का पहला चैप्टर देख लेते हैं कि अच्छा कल से सर चैप्टर 2 कराने वाले हैं तो मतलब चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया, और हम अभी चैप्टर 1 देख लेते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने अभी स्टडी मटेरियल का चैप्टर 1 देखना शुरू किया तो ना तो आपको कुछ समझ में आएगा, और दूसरा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे, अरे सर आपने ये तो कराया नहीं, अरे ये तो कराया नहीं, ये तो कराया नहीं, ठीक है। क्या होता है कि टैक्सेशन में जो भी चैप्टर नंबर 1 होता है, दिस इज द सेम, ये मैं सेम चीज अभी आपको डीटी में भी बोलूंगा, इनकम टैक्स में भी बोलूंगा।
तो बहुत सारी चीजें ना इवेंचुअली जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तब जाकर आपको समझ में आती है। इट्स लाइक क्लास 11th की अकाउंट्स के पहले ही चैप्टर में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ होता था। ठीक है, समझना बात को, और रिलेटेबल होगा ये। क्लास 11th की अकाउंट्स के पहले ही चैप्टर में एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ होता था। पहले दिन में लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ ही नहीं सकती, और ना कभी आई हैं, उनको हमेशा रटा गया है। वो तो जब पूरा सिलेबस अकाउंट्स का कंप्लीट कर लिया तब जाकर लिमिटेशंस पढ़ने पर समझ में आता है, अच्छा इसके बारे में बात हो रही थी, यस इसके बारे में बात हो रही थी। तो उसी तरह से जो इनकम टैक्स का भी पहला लेक्चर, जो इनकम टैक्स का भी पहला चैप्टर है या जीएसटी का पहला चैप्टर है आपके स्टडी मटेरियल में, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में, अभी आपको उसे रेफर नहीं करना है। आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल बिल्कुल रेफर नहीं करना है। आप अगर उसको रेफर करोगे आप कंफ्यूज होते रहोगे। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के सभी इलस्ट्रेशन, सभी क्वेश्चन, सभी प्रॉब्लम्स मैं आपको कराता जाऊंगा, लेकिन रिस्पेक्टिव जगहों पर। जरूरी नहीं है कि जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भी चैप्टर नंबर 1 में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैं किसी चैप्टर में कराऊंगा, कुछ किसी और चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके एक प्रॉपर सीक्वेंस डिसाइड किया हुआ है, और उस प्रॉपर सीक्वेंस में अगर चलोगे तो टुवर्ड्स द एंड आप रियलाइज करोगे कि स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैव फेथ, ट्रस्ट रखो। और जैसे आज सुबह डीटी की दूसरी क्लास में गूगल कैलेंडर पे रिवीजन प्लानर बनाने का बताया था, वैसे ही बनाना शुरू कर दो। ऑल्दो जीएसटी में अभी कुछ खास है नहीं, कल से जब आप सप्लाई करेंगे तो मेन चीज शुरू होगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आई सिंसियरली होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारी वेबसाइट एकाग्रता.co.in पर आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नोट्स मिले, अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें यहाँ पर हो, आप इंटरैक्ट कर पाओ। देख रहे हो आप लोग कैसे कॉल पर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वाला लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं, यू कैन कम टू आवर वेबसाइट एकाग्रता.co.in एंड यू कैन परचेज द कोर्सेज। आप इंडिविजुअल टैक्सेशन का लेना चाहो वो भी ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू बोथ ग्रुप्स का कॉम्बो आप लोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, बोथ ग्रुप्स का कॉम्बो अभी इस समय 27,000 रुपीज का मिल रहा है, एंड 11th of September इज द लास्ट डेट फॉर दिस 50% डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। निश्चैन फॉरएवर, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।